दोस्तों, दिस इज शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि हाउ आई मैनेज टू क्लियर प्रीलिम्स 6 टाइम्स इन अ रो, 6 बॉलों पे 6 छक्के मैंने कैसे लगाए। तो ये चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं और ये सीरीज़ होगी गेस वर्क एंड स्ट्रैटेजी सीरीज़ है, जिस सीरीज़ का नाम है मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम। तो लगभग 3-4 लेक्चर्स की ये पूरी सीरीज होगी और हर लेक्चर में, ठीक है, मैं हर साल के प्रीलिम्स के पेपर, हर साल के नहीं, कुछ सेलेक्टेड 2013, 14, 15, 17, 18 ऐसे करके रैंडम मैंने कुछ पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कैसे हम गेस करते हैं, कैसे कौन सी ट्रिक्स होती है, कैसे हम चीज़ों को, गलत आंसर को कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे क्या बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, उसके पीछे क्या बेसिक थिंकिंग होती है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स इज 70% नॉलेज एंड 30% योर गट फीलिंग, या जो जिसको आप इंटेलिजेंट गेस वर्क कहते हैं। ठीक है, और यही 30% बेसिकली देखें तो 100% आपके रिजल्ट को मैनेज करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा अगर ऊपर ऊपर देखें तो पेपर नॉलेज तो आपका लिमिटेड नॉलेज है और हर साल पेपर चेंज होता रहता है, हर साल उसके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, उसका कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं। तो इट्स नॉट ईजी कि आप सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आप श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप देखते हैं कि जो लोग आईपीएस की और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, जिनकी मतलब कि दिन की 16-16 घंटे की ट्रेनिंग होती है, वो फिर से अगले साल प्रीलिम्स में बैठते हैं और क्लियर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आईपीएस हो गए और उसके अलावा बाकी के जितने यूपीएससी सेलेक्टेड होते हैं, मोस्टली दे आर एबल टू क्लियर दीज प्रीलिम्स पेपर। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो उसको पढ़ने को उतना मिल नहीं रहा है और यहाँ पर आप एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट होता है वो दिन के 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, वो दिन के 16 घंटे जो नॉर्मल एस्पिरेंट है, और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसको शायद मुश्किल से दिन में 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई कर पाता है। फिर भी ही इज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, बट अदर गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो क्या बेसिक है? क्या वो नॉलेज है? नहीं, उसके पीछे है एक जिसको कहते हैं मेटा नॉलेज। ठीक है, मेटा नॉलेज यानी कि नॉलेज अबाउट नॉलेज। ठीक है, तो वो मेटा नॉलेज क्या है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपने बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि करंटली आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी इन दीज इंस्टीट्यूशन। आप चाहे तो ये लेक्चर को पॉज करके देख लेना। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम इन टेलिंग या ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ। और उसके अलावा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स के ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है मैग्रा हिल्स के साथ, और इस साल के अंत में वो बुक पब्लिश भी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ जनरली। ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि 2013 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन दिए, अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। अब ये सवाल है, अब एक नॉर्मल एस्पिरेंट क्या सोचेगा? नॉर्मल एस्पिरेंट बहुत दिमाग लगाया, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ये पॉसिबल है। फिर अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो इस पर फिर उसको कन्फ्यूजन होगी कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट स्पीसीज पे नहीं जा सकता है, सिर्फ सेम स्पीसीज पे जा सकता है। तो इधर फला फला बहुत सारे आप दिमाग लगाने की कोशिश करोगे। तो इसके लिए मैं सिंपल टेक्निक आज आपके सामने बताता हूँ जिसको आप हर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, उसके बारे में कभी भी कोई चीज़ पूछेगा तो उसके लगभग सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आज हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ इसमें 10 साल बाद पॉसिबल हो। ठीक है, हो सकता है अभी एनिमल से प्लांट में
जीन्स ट्रांसफ़र ना किए जा पा रहे हो, लेकिन 10 साल बाद तो वो सही हो सकता है, 10 साल बाद साइंटिस्ट दिमाग लगा के ऐसा खोज लें। तो चूंकि ये जो फील्ड है ये इवोल्यूशनरी फील्ड है, तो इस वजह से इसके अनलिमिटेड अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, समझ रहे हैं? अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर ऐसा सवाल पूछे कि नैनो टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीज़ें सही हैं, हो सकती हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या सुशांत सिंह राजपूत के असली खूनियों को पता चलेगा? हाँ, पता चलेगा। क्या लड़का क्या लड़की लड़का और लड़का लड़की बन सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या हम मार्स पे जीवन बिता पाएंगे? तो मार्स पे चले जा सकते हैं। क्या कोविड की वैक्सीन हम नैनो टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कुछ भी जो आएगा, कुछ भी ऑप्शन में जो होगा, वो सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व कर रही है। हो सकता है कि इसमें से कोई चीज़ अभी नहीं संभव हो, लेकिन आने वाले समय में संभव हो सकती है। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जैसे कि आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, उसके अलावा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आप मान लीजिए कि लाइफाई के बारे में, लाइट फिडेलिटी के बारे में अगर कोई सवाल पूछा हुआ है, तो ये सारे इसके अनलिमिटेड पोटेंशियल हैं, जिसका कोई भी आप लिमिट नहीं कर सकते कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। हर चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व कर रही है। तो इसका ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप ऐसे में बहुत सारे अभी 4-5 साल के पेपर डिस्कस करूंगा जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जो भी ऐसी इवॉल्विंग बहुत ही नई कोई टेक्नोलॉजी है, तो उसका कोई भी जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरा सवाल पूछा है 2013 में कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यूएन सांग, ठीक है, इंडिया आए थे और उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, और क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी उसके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है। तो सबसे पहली बात है कि रोड एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। ठीक है, एज रिगार्ड पनिशमेंट के तौर पर उस समय आग में जलाया जाना, फिर पानी में डुबाना, जहर देना, ये सब सारी चीज़ें उस समय के राजा सजा के रूप में इस्तेमाल करते थे। फिर ट्रेड्समैन को अपने फेरीज और बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो देखिए, अब इतना तो कौन डिटेल में पढ़ता है, ये तो एनसीईआरटी में भले ही, ठीक है, इंडिया फ्रॉम द आइज ऑफ ट्रैवलर करके एनसीईआरटी की हिस्ट्री में चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दी हुई है उसमें। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस ह्यूएन सांग के बारे में दिया है, ये सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन डिटेल में नहीं दिया है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो? मेरा आंसर है नहीं। अब यहाँ पर सवाल आएगा इंटेलिजेंट गेस वर्क, IGW। तो IGW क्या कहता है? देखिए, कभी भी किसी स्टेटमेंट में बहुत ही असर्टिव कोई स्टेटमेंट दिया गया, बहुत ही दावे के साथ कि कंप्लीटली इम्यून, ठीक है, ये जो जो लाइन है, ये जो शब्द है कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ये सही नहीं हो सकता है। कभी भी यूपीएससी के ऑप्शन में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का, ठीक है, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यानी कि ड्रास्टिक, ड्रास्टिक, या कंप्लीटली, कंप्लीटली दिया हो, ड्रास्टिक दिया हो, कंप्लीटली दिया हो, या ओनली पॉइंट दिया हो, ठीक है, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट एनीथिंग एल्स, इस तरीके के अगर स्टेटमेंट किसी भी पॉइंट में, किसी भी ऑप्शन में हो, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो जनरली गलत होगा। तो कंप्लीटली इम्यून वाला आपने हटा दिया, तो 1 हटाया, तो 1 से आपके ये सारे पॉइंट्स चले गए। फिर बचा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया 2 एंड 3, यानी कि बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो हमने देख लिया कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के सारे चीज़ें सही होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर बहुत ही असर्टिव स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा। और तीसरा चीज़ हमें देखनी है कि जनरली, देखिए क्वेश्चन दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया में कौन कौन से इनमें से जीव नेचुरली पाए जाते हैं, विच अमंग देम आर फाउंड नेचुरली इन इंडिया। तो ऑप्शन है स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉक, स्पाइडर मंकी, ये सारी चीज़ें जनरली पूछी गई हैं। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताना चाहूँगा, इसमें मैं एक दूसरी चीज़ आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। नॉलेज क्या शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है, तो पिछले 10 साल के पेपर्स, ठीक है, 10 साल के पेपर्स आपको पूरे
सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे सपोज अब इसमें हो सकता है कि जैसे स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी इस साल हो सकता है कि 2013 में क्वेश्चन ये पूछ दिया स्टार टॉर्टोइज इंडिया में नेचुरली पाया जाता है कि नहीं। हो सकता है अगले साल ये पूछ दे कि मॉनिटर लिजर्ड इंडिया के फिर नेचुरल फॉरेस्ट का नाम दे देगा, इनमें से कौन से नेचुरल फॉरेस्ट में मॉनिटर लिजर्ड पाई जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कभी भी अगर ऐसा हमेशा जब भी लोग बोलते हैं कि 10 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, तो 10 साल के पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर क्या है वो टिक करें और फिर आगे बढ़ जाए। ये नहीं, 10 साल के पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि एक रजिस्टर बनाइए। ठीक है, उसमें 2013 लिखिए, फिर उसमें आप जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है तो स्टार टॉर्टोइज का नाम दिया, तो स्टार टॉर्टोइज के बारे में थोड़ा बहुत आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है अपनी मेमोरी पर भरोसा है तो मेमोरी पर आप भरोसा कर सकते हैं। फिर मॉनिटर लिजर्ड के बारे में देख लीजिए कि भाई उसके बारे में क्या, इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका IUCN स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर लिजर्ड के बारे में पढ़ लीजिए। पिग्मी हॉक इंडिया में कहाँ पाया जाता है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं है, क्या है उसका सीन, क्या चल रहा है, तो उसके बारे में बेसिक। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा आपको विकिपीडिया उसका पूरा रटने की बात नहीं कह रहा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, 2013 का पेपर आप पूरी तरीके से जब आप कर लोगे तो हो सकता है कि अगली बार मॉनिटर लिजर्ड के बारे में पूछ दे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 2018 में पूछा था गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। फिर 2019 में क्या पूछा, उसने पूछा इरावदी डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, तो 2018 का अगर आपने पेपर सॉल्व किया होता और गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर आपने पढ़ा होता, फिर आप देखते कि इंडिया में गैंजेटिक डॉल्फिन के अलावा और भी कौन कौन सी डॉल्फिन पाई जाती हैं। वो आप गूगल जब करेंगे, नेट पे रिसर्च करेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली विकिपीडिया पे आपको दिख जाएगा। उसका हाइपरलिंक दूसरे टैब में खोलिए, फिर थोड़ा बहुत पता चला कि गैंजेटिक डॉल्फिन का आप विकिपीडिया पेज पढ़ रहे हो, उसमें इरावदी डॉल्फिन का भी उसमें इंफॉर्मेशन होगा। थोड़ा बहुत इरावदी डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिए। तो ये कहने का मेरा मतलब है, इसको कहते हैं कि 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना। 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना मतलब ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन उठाया और उसको सॉल्व किया कि मेरा कितना सही हो रहा है, चलो 100 में से मेरे 45 सही हो गए, 45/100। दिस इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आप पूरा डिटेल में जो भी ऑप्शन दिए गए हों उसको आप डिटेल में करें। ठीक है, चलिए, सॉरी। On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, largest proportion किसका है? अब देखिए, अब इसमें आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, रिसर्च क्या करनी है कि आपको वाटर के ऊपर आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए। क्या डेटा होना चाहिए कि इंडिया में ग्राउंड वाटर का कितना यूज़। अब क्वेश्चन वाटर से पूछा गया है, अभी पूरी अर्थ का वाटर पूछा है, अगले साल हो सकता है इंडिया का पूछ दे, तो पूछ देगा इंडिया में ग्राउंड वाटर का परसेंटेज कितना ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, फिर सरफेस वाटर कितना यूज़ करते हैं, या ये पूछ दे कि इंडिया में टोटल वाटर का, ग्लोबल टोटल वाटर जो फ्रेश वाटर है इंडिया में कितना परसेंट इंडिया में है। तो ये सारा डेटा आपको वाटर से रिलेटेड आपको एक रजिस्टर में लिख लेना है और उसको फिर आगे बढ़ना है। तो 10 साल का ये पेपर आई थिंक कि मुझे लगता है कि 20 से 25 दिन लगेंगे। ठीक है, 20 से 25 दिन आपको लगेंगे ये पूरा 10 साल का पेपर और उससे रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट करने में। लेकिन ट्रस्ट मी, आपके कम से कम कुछ नहीं तो 25 से लेके 35 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। 25 से लेके 35 मार्क्स का डिफरेंस आएगा और यही सारा सारा खेल जो है इसी से होता है। जनरली अगर 110 मान लीजिए कट ऑफ है, तो अगर आप देखेंगे तो 105 से लेके 110 के बीच में मैक्सिमम लोग 105 से 110 के बीच में होते हैं। और जनरली अगर हम 95 से 110 के बीच का अगर मैं ग्राफ बना दूं तो मैक्सिमम जो जनता होती है वो ये 110 के पास ही होती है।
मैक्सिमम जो जनता होती है वो 95 से 110 के बीच में, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर इतने मार्क्स अगर आप अलग से अगर आप अश्योर कर लेते हैं तो आप हर साल, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं हर साल प्रीलिम्स में 15 दिन पहले सिर्फ पढ़ता था, ठीक है। 15 दिन में भी मैं क्या पढ़ता था, वही मैं पिछले साल के करंट अफेयर्स पढ़ता था, डेट्स इट, और मैं पेपर देने जाता था और मेरा हर साल सिलेक्शन हो जाता था। और जनरली अगर एक साल 2014 को छोड़ के मेरे कभी भी 122 नंबर के नीचे नहीं आए। 122 से 137 मार्क्स के बीच में मेरे मार्क्स रहे हैं हमेशा। तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस 2014 में थोड़ा आया था क्योंकि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट दैट टाइम, तो मैंने कुछ भी नहीं किया तो गड़बड़ हो गया, ना पढ़ाई की ना दिमाग लगाया। तो तो ये चीज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से डेटाबेस बनाएंगे। चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया नोकरेक, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व पूछे गए हैं, फिर हिल्स के नाम पूछे गए हैं। इसमें भी यही करना है कि अभी हो सकता है इसका आंसर अगर मैं देखूं तो ए आंसर है, ठीक है, ए आंसर है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डाफला हिल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कहाँ पर है, नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क में देखिए अगले साल फिर से आई थिंक 2014 में पूछ दिया था कि फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ पर पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्विरल, तो उसका सही जवाब था नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पर कोई क्वेश्चन 2013 में क्या पूछा गया है, नामदफा नेशनल पार्क से हिल्स का नाम पूछा गया है। अगली बार नामदफा नेशनल पार्क में कोई खास तरीके का जानवर होगा तो वो पूछ देगा, या हो सकता है नामदफा नेशनल पार्क से कोई रिवर जा रही होगी तो वो पूछ देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। फिर दाफला हिल्स कहाँ पर है इसके बारे में पढ़ लेना है, लोकटक लेक कहाँ है इसके बारे में पढ़ लेना है। देखिए अब फिर 2000 अगर आप देखें 2000 आई थिंक 2016 में लोकटक लेक के बारे में पूछा कि यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। लोकटक लेक, केबुल लमजाओ जो है नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसी के अराउंड क्वेश्चन अगले साल भी फ्रेम होंगे, तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है बहुत। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जितना भी डेटा है आप कम से कम 10-15 पॉइंट आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे। फिर अगला है कि अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual community forest rights or both। अब इसका जो सही जवाब देखिए, अब इसमें ये गेस करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कभी भी जो यूपीएससी के ऑप्शन बनाए जाते हैं उसमें कभी भी अगर बात की जाए ग्राम सभा की, बात की जाए पावर्टी एलिविएशन की, फिर एम्पावरमेंट की, ठीक है, एम्पावरमेंट की, ये सारी अगर बातें अगर उस ऑप्शन में दी गई हैं, ठीक है, या ग्राम पंचायत से रिलेटेड या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो चीज़ सही होती है। अगर इसमें ग्राम सभा ऑप्शन दिया गया है तो ग्राम सभा के सही होने का ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल तरीके से सैद्धांतिक रूप से देखें तो जो ट्राइबल्स की पावर होनी चाहिए, जो नेचुरल अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पीछे ग्राम सभा का हाथ होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स एंड बाकी की ये जो सारी चीज़ें दे आर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ग्राम सभा को एम्पावर करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का लॉ हो गया या कोई भी इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई बनाया हुआ लॉ, इनिशिएटिव या कोई भी स्कीम हो गई, तो जनरली पॉजिटिव, उसके जो पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं वो पूछा जाता है, वो सही होते हैं, कहने का मतलब ये है। अब ये कैसे होता है मैं कोई क्वेश्चन अभी लूँगा तो बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल बस इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि ट्राइबल्स के राइट्स के बारे में बात हो रही है। ये तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ग्राम सभा के बारे में बात की गई है, तो ग्राम सभा का होना जरूरी सही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पूछता कि पीपल्स कमिटी, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राम सभा की जगह लोगों द्वारा बनाई हुई कमिटी या ट्राइबल काउंसिल का नाम होता है या ट्राइबल काउंसिल का नाम होता,
ठीक है, या ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो ट्राइबल से रिलेटेड है, जो जनता के एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो उसके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट मेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स, इनमें से कौन सा ई वेस्ट जनरेट होता है, और बहुत सारे नाम दे दिए। अब इतने नाम याद करना तो इम्पॉसिबल है, तो नॉलेज के बेसिस पे आप इसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इंटेलिजेंट गेस वर्क का काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस वर्क किस तरीके से अप्लाई होगा तो वो समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो क्वेश्चन आता है जिसमें 4 से ज़्यादा यानी कि 5-5, 6-6, 7-7 इस तरीके के ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको हटाते ही आपका पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। ठीक है, ये पूरी जो गुत्थी है, बस एक ऑप्शन को आपको हिट करना होता है और ये पूरी तरीके से वो सुलझ जाती है। तो इसमें आप किसको हिट करेंगे, यहाँ पर है, आपने पढ़ा बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाकलर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम आप देख रहे हैं कि ये एक इरेडिएशन वाला, ठीक है, इरेडिएशन करने वाला एक, इससे यूरेनियम जो कहते हैं रेडिएशंस निकलती हैं, वो वाला सब्सटेंस है। तो ये तो कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इट इज़ हाईली रेडियो एक्टिव। तो जैसे ही आपने 7 को एलिमिनेट किया, आपका ऑप्शन आ गया। तो ये हमेशा ये अप्लाई होगा। एक ही ऐसी कड़ी होगी जो लूज कड़ी होगी, उसको बस आपको हिट करना है और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि यूपीएससी कभी भी फंसाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम नहीं करती है। यूपीएससी हर क्वेश्चन के पीछे एक मकसद होता है, वो चीज़ जानना, एक कॉमन सेंस आपसे जानना चाहती है। यहाँ पे कॉमन सेंस वो एस्पिरेंट से ये नहीं जानना चाहती क्या एस्पिरेंट्स को सारे पता है कि ई वेस्ट कंप्यूटर में कौन कौन से ई वेस्ट निकलते हैं। ये यूपीएससी का जानने का कोई भी मकसद नहीं है। यूपीएससी बस आपसे कॉमन सेंस जानना चाहती है कि आपको पता है कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो आपने कॉमन सेंस ये लगाया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ये डेंजरस हो जाएगा जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा। तो आपने इसको हटा दिया। इसको हटाते ही आपका जो ऑप्शन है वो आ गया, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा डेट विल बी बी। ठीक है, तो ये खास बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी नेवर टेस्ट योर नॉलेज, यूपीएससी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर बेसिक, वेरी बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लायन टेल मकाऊ इज फाउंड। ठीक है, तो लायन टेल मकाऊ पूछा है कि इनमें से कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो सही ऑप्शन जो है लायन टेल मकाऊ, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि चलो भाई लायन टेल मकाऊ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, तो आपने देख लिया भाई ये भी वेस्टर्न घाट में, ये भी केरला भी वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका भी वेस्टर्न घाट है, आंध्र प्रदेश वेस्टर्न घाट में नहीं आता है। तो आपने 4 को एलिमिनेट कर लिया, तो ये हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इतना कॉमन सेंस है इसमें। ये इसका पूछने का मतलब नहीं था यूपीएससी का कि आपको पता है कि क्या इनमें से कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लायन टेल मकाऊ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ठीक है, या अगर इतना भी नहीं पता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो जानवर तमिलनाडु में बंदर है या जो भी है, जो तमिलनाडु में पाया जाएगा तो केरल में भी मिल सकता है, क्योंकि केरल तमिलनाडु सटे हुए हैं, कर्नाटका, ये सारे एक तरीके से एक ही साइड पे एक वेस्टर्न घाट, इनके बीच में कॉमन लिंक क्या है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, अगर ये कोई भी जानवर इसमें पाया जा रहा है तो वो तीनों में पाए जाने की उसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में स्थित है। तो ये सबसे ऑड वन है, तो आपने ये ऑड वाले को हटाया। ठीक है, ऑड वाले को हटाते ही आपका ऑप्शन आ गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी नॉलेज टेस्ट नहीं करती, इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए। जब तक आपको लगता रहेगा कि यूपीएससी नॉलेज टेस्ट करती है, तब तक आप ये नहीं निकाल पाएंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो करनी है। ये एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बेसिक निर्वाणा का कंसेप्ट पूछा है, बुद्धिज्म में क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है।
ठीक है, एनसीईआरटी में ही एग्जैक्ट वर्ड दिए हैं, नहीं तो ऐसे अगर आप बहुत सारी जो बाकी की किताबें उसमें अगर आप पढ़ोगे तो निर्वाणा का कंसेप्ट दूसरी अलग अलग भाषाओं में समझाया गया है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी ऐसी है जिसमें एग्जैक्ट यही वर्ड दिया है, एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ठीक है, नहीं तो देखा जाए तो सारी चीजें निर्वाणा ही है। ठीक है, निर्वाणा ही, निर्वाणा का एग्जैक्ट मतलब ये सारी जो ऑप्शन है वो निर्वाणा की तरफ ही पॉइंट करते हैं बस, लेकिन जो एग्जैक्ट है, बेस्ट पूछा है, फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखो एनसीईआरटी का मतलब है कि बहुत ही डिटेल में पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अगर एनसीईआरटी में कोई अगर मान लीजिए सपोज पेड़ बनाकर उसके ऊपर कोई जानवर टांग दे, ठीक है, बस ये, और नीचे नाम दे देगा कि भाई ये है आपका कोई बियर, फलाना बियर। ठीक है, तो आपको व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि आप उस बियर के बारे में अलग से गूगल पर सर्च करें। एनसीईआरटी में और कुछ इस फोटो के अलावा और कुछ भी उस बियर के बारे में नहीं लिखा हो गया। ठीक है, जैसे कि रेड पांडा, मान लो कि बियर की जगह अगर रेड पांडा दिया हुआ है कि रेड पांडा एक पेड़ पे बैठा हुआ है, आपने फोटो देखा एनसीईआरटी में, आपको लगा रहे बड़ा बढ़िया लग रहा है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, एनसीईआरटी में और कुछ रेड पांडा के बारे में नहीं लिखा होगा, आपको अलग से गूगल करना है और रेड पांडा के बारे में जानना है, क्योंकि अगले साल जो सवाल पूछेगा वो यही पूछेगा कि रेड पांडा कहाँ पर पाया जाता है, या रेड पांडा से रिलेटेड कुछ पूछेगा। तो एनसीईआरटी का मतलब है, पहला तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, दूसरा है एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, तो इससे इसको कहते हैं कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना, और स्पेशली एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट रिसर्च का काम आपको आएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी 6 to 12 अगर आप पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का सवाल इसी से आने वाला है। लगभग आपके कुछ नहीं तो 40 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो गए, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के दोनों मिला दे 40। मान लीजिए कि अगर कभी किसी साल अगर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पूछ देता है, फिर भी गिरी से गिरी हालत में 20 से 40 नंबर आपके 6 to 12 की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी की, उससे हो जाएंगे, लेकिन उसको अगर आपने सही से पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका डी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से बैंकों को रेगुलेट करता है, तो इसमें जानने वाली बात ये मैं शेयर करना चाहता था कि आरबीआई का जो टॉपिक है, आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई को बहुत अच्छे से पढ़ना। ये आप ये लेक्चर सिर्फ देख नहीं रहे हैं ना, इसको नोट भी करते रहिए, जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए, और एक हाथ में पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, आरबीआई का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये बस मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करने का। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें दिया है कि दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, तो ये गलत है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरिटी इन वॉरफेयर, तो ये भी गलत है। आपको पता होगा कि आर्यंस आर्यंस पहली बार घोड़ा लेकर इंडिया में आए थे। ठीक है, आपने, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यही सेम जो 2013 का क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज किया गया है। ठीक है, उसमें भी पूछा गया है कि क्या घोड़ों के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2018 का पेपर है उसमें पूछा गया है कि क्या घोड़े के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था कि नहीं पता था। ठीक है, तो अगर आपने 2013 का पेपर सॉल्व किया होता और थोड़ा बहुत रिसर्च की होती तो आप आराम से 2018 वाला भी क्वेश्चन कर सकते थे, ये मेरा कहने का मतलब था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पर 2013 में पूछा गया पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के बारे में। ठीक है, पीएसी के बारे में पूछा गया किसमें, 2013 में। अब 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेम चीज पूछी गई। इसमें पूछा गया कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन कौन सी है। इसमें पैक दिया गया है, उसमें एस्टिमेट कमेटी का नाम है, उसमें और दो और कमिटीज़ का नाम है। तो अगर आपने 2013 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता और देख लिया होता, ध्यान दे दिया होता कि भाई इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें, तो आप ये 2014 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था
2014 में, तो ये आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो गेटिंग इट कि क्वेश्चन को कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, वो पूरा पढ़ना है, वो टॉपिक पूरा चार्ट जाना है, उसके जितने भी डायमेंशन है उस टॉपिक के पूरा अच्छे से समझ जाना है। ठीक है, तो ये है। अब अगला टॉपिक है, इसमें से हमें कंसिडर करना है घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और स्वैम डियर। ठीक है, इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड है? तो देखिए, इसमें ध्यान देंगे तो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्वैम डियर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसमें जब मैं 2013 में पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन सवाल पूछा इंडेंजर्ड। ठीक है, तो फिर ये गलत हो गया, फिर मैंने इस क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जो इंडेंजर्ड है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है। कॉमन सेंस वाली बात है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने का मतलब ही है इंडेंजर्ड। आप 20 साल के हैं, इसका मतलब है कि आप 15 साल के रह चुके हैं, 15 साल के रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इंडेंजर्ड तो है ही, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही समझदारी और ज़्यादा अपने आप को चालाक समझ रहा था, तो शान पट्टी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कभी ऐसा सवाल पूछे कि इंडेंजर्ड है तो मतलब कोई जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इंडेंजर्ड तो है ही। ठीक है, या कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो है ही, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक्सटिंक्ट होता है, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, फिर इंडेंजर्ड होता है, फिर वल्नरेबल होता है, ठीक है, फिर लीस्ट कंसर्न होता है, इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर एक और चीज़ इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें घड़ियाल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसके बाद घड़ियाल के बारे में कम से कम दो से तीन बार सवाल पूछा गया है। अगले साल क्या पूछा गया, घड़ियाल इनमें से कहाँ पाया जाता है। आई थिंक 2017 में पूछा कि घड़ियाल इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है। फिर लेदरबैक टर्टल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत गूगल रिसर्च करना है। फिर स्वैम डियर इंडिया में, उसके बारे में भी, उसका जनरली किसी भी जानवर के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है, उसका IUCN स्टेटस, ठीक है, उसके कंजर्वेशन के लिए कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, इनिशिएटिव के बारे में पढ़ना है। फिर नेचुरल हैबिटेट यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। यही 4-5 पॉइंट जो होते हैं जनरली उस जानवर के बारे में आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables plants to resist drought and increase absorptive area, tolerate extreme pH, resist disease infestation। ठीक है, तो ये पॉइंट पूछा गया है। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो मैंने बताया था कि इसका जो सही जवाब होगा वो सारा होगा। ठीक है, माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी कह लीजिए, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी इवॉल्व कर रही है। अनलिमिटेड पोटेंशियल होने की वजह से यानी कि ये भी कर सकती है, ड्रॉट को भी रोक सकती है, पीएच से भी लड़ सकती है, बीमारियों से भी लड़ सकती है, आदमी को हवा में भी उड़ा सकती है, गंगाधर को शक्तिमान, शक्तिमान को गंगाधर बना सकती है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आज हो सकता है कि ये चीज़ ना कर पा रही हो माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी, डिजीज़ को ना रोक पा रही हो, लेकिन 10 साल बाद हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट आए और ये ऐसा कर दे। फिर 10 साल बाद आप जो है, आपका बेटा जो है, आप केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आज से इतने साल पहले मेरे पिताजी का प्रीलिम्स में नहीं हुआ था क्योंकि यूपीएससी ने एक गलत आंसर की दे दी थी, तो मैं यूपीएससी के ऊपर केस करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को, नहीं तो अब तक मेरे पिताजी कलेक्टर बन गए होते, यूपीएससी के गलत आंसर की वजह से कलेक्टर नहीं बन पाए। देखिए आज माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजीज़ की बीमारियों को रोका जा रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी रिस्क नहीं लेती है। आज हो सकता है ना हो रहा हो, लेकिन कल को हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि कल को ये नहीं होगा। कल को हो सकता है में प्रोबेबिलिटी है, पर नहीं होगा इसके ऊपर आप यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यूपीएससी ट्राई टू प्ले सेफ,
ठीक है। इस वजह से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब कि इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा 2013 का डिस्कशन। अगले सेशन में हम 2014 डिस्कस करेंगे और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटेलिजेंट गेस वर्क कह लीजिए, जिसको ट्रिक्स या हैक्स कह लीजिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि कहते हैं कि ये ट्रिक्स और ये सब हैक्स काम नहीं करती हैं। उसमें एक हैं आपके साहब, ये साहब हैं, ठीक है, वो कुछ भी कहते रहते हैं। पहले तो इन्होंने कोचिंग अपनी एक वेबसाइट शुरू की, बोला कि ऐसा करूँगा वैसे करूँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा, कोचिंग वोचिंग वालों को गाली वाली देते रहते थे। आज वहाँ पर काली रंग की टी शर्ट पहन के धंधा अपना चला रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर ऐसे मतलब दो तरफे दो मुँहे लोगों की बातों पर ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो चाहते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन चोला कुछ और पहन के बैठे रहते हैं। ईमानदार रहो, सीधे कहने का मेरा मतलब है कि ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमानदार रहो भाई, ठीक है, तुम पढ़ा रहे हो, तुम वेबसाइट चला रहे हो, कुछ भी फ्री में नहीं है, तो तुम ये दावा मत करो कि तुम फ्री में ही पढ़ाओगे। तुम दूसरे कोचिंग वालों को गाली मत दो, ठीक है, और फिर एक दिन ऐसा ना, और फिर गाली दो, फिर अगले कुछ समय बाद खुद ही कोचिंग खोल के बैठ जाओ, तो दैट इज़ नॉट राइट। दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। एनीवेज, अगले लेक्चर में 2014 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स में और क्यों, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए